Hello and very warm welcome to the Tax Express. The Tax Express के पिछले वीडियो में मैंने आपसे कंपोजिट सप्लाई से जुड़ी बेसिक डिटेल्स, उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर लगने वाली जीएसटी के रेट आदि पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा, जिसमें जुडिशियल केस स्टडीज़ भी इंक्लूड हैं। तो जुड़े रहिए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। याद रखें, आपकी लाइक्स मेरा प्रोत्साहन करती हैं और आप इन सभी वीडियोस को जब शेयर करते हैं तो हम जीएसटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो कंटिन्यू टू डू दैट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल ऑल फॉर हेल्पिंग मी इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। थैंक यू। अब बात आती है कि क्या कंपोजिट सप्लाई में केवल टैक्सेबल सप्लाईज का बंडल ही हो सकता है या एक टैक्सेबल सप्लाई और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई हो सकती है। इसका आंसर है हाँ। देखिए, कंपोजिट सप्लाई होने के लिए एक आवश्यक नहीं है कि दोनों तरफ यानी दोनों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल ही हो। एक गुड या एक सर्विस टैक्सेबल भी हो सकती है और दूसरी एग्जेम्प्ट भी हो सकती है। हेल्थ केयर सर्विस में इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस एक टैक्सेबल सप्लाई है और हेल्थ केयर एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो वहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन है, एक AAR की रूलिंग है कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स लिमिटेड के केस में, जहाँ पर उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इन्वॉल्व है तो वो भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट मानी जा सकती है। हेल्थ केयर सर्विसेज के स्कोप को, हेल्थ केयर सर्विसेज में कंपोजिट सप्लाई के स्कोप को फर्दर एक्सटेंड करते हुए AAR ने कई रूलिंग्स में ये हेल्ड किया है कि हेल्थ केयर सर्विसेज के केस में यानी किसी हॉस्पिटल द्वारा अगर अपनी इन हाउस कैंटीन मेंटेन की जा रही है और वहाँ से इन हाउस पेशेंट्स यानी कि जो पेशेंट्स वहाँ हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं उनको फूड एंड बेवरेजेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो ऐसी सर्विस कंपोजिट सप्लाई होने की वजह से जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होगी, क्योंकि हेल्थ केयर बीइंग द प्रिंसिपल सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। इस बारे में डिपार्टमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन भी इशू किया था, एक सर्कुलर इशू किया था, जहाँ पर उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि हेल्थ केयर सर्विसेज के केस में अगर एडमिटेड पेशेंट्स को कोई फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल द्वारा, तो वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी एंड दैट विल नॉट बी टैक्सेबल एज सेपरेट सप्लाई। लेकिन जहाँ पर उस कैंटीन में हॉस्पिटल द्वारा मेंटेन की जाने वाली ईटरी में या कैंटीन में अगर बाहर से विजिटर आकर या पेशेंट्स के अटेंडेंट्स यानी कि अदर देन एडमिटेड पेशेंट कोई भी अगर डाइनिंग फैसिलिटी अवेल करता है तो उस पर जीएसटी जरूर एप्लीकेबल होगी, क्योंकि उस केस में वो कंपोजिट सप्लाई हेल्थ केयर सर्विस के साथ नहीं मानी जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग इशू है कि कोचिंग सर्विसेज द्वारा अपने स्टूडेंट्स को जनरली हम देखते हैं कि प्रिंटेड मटेरियल, बुक्स, यूनिफॉर्म, बैग्स, टेस्ट पेपर्स एंड ऑल प्रोवाइड की जाती हैं। अगर इन सभी सप्लाईज पे जीएसटी की रेट अलग अलग हो, और हम जानते हैं कि कोचिंग सर्विस पे 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन ये सभी सर्विसेज स्टूडेंट्स को अलग से नहीं बल्कि एक कंसोलिडेटेड अमाउंट यानी कि जो कोचिंग फीस होती है उसके बंडल के रूप में दी जाती हैं, तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल है? जी हाँ, ये कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। इसमें AAR राजस्थान की रूलिंग भी है सिमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जहाँ पर कि उन्होंने हेल्ड किया था कि कोचिंग सेंटर्स द्वारा अपने स्टूडेंट्स को अगर इस तरह की कोई भी सप्लाई दी जाती है तो दैट इज पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई दैट इज द कोचिंग सर्विस विल बी एप्लीकेबल। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपोजिट सप्लाई के कई रूप हो सकते हैं और कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका डोमिनेंट इंटेंशन डिटरमाइन करना ज़रूरी है और प्रिंसिपल सप्लाई की रेट ही एप्लीकेबल होती है। कंपोजिट सप्लाई के केस में एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो आता है वो है प्रमोशनल आइटम्स का, जो किसी प्रमोशनल स्कीम के अंतर्गत वेंडर द्वारा अपने कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डिटर्जेंट के साथ एक जार। अब इन प्रमोशनल स्कीम्स के साथ जो आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं वो कंपोजिट सप्लाई माने जाएं या मिक्स सप्लाई माने जाएं। यानी हमारे डिटर्जेंट वाले एग्जाम्पल में अगर 1 किलो डिटर्जेंट के साथ एक जार फ्री दिया जा रहा है एक सिंगल प्राइस के बदले में, तो क्या ये दोनों आइटम कंपोजिट सप्लाई कहलाएंगे या मिक्स सप्लाई कहलाएंगे? ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों केसेस में जीएसटी की लेवी डिफरेंटली होती है। यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जा सकता इन दोनों आइटम्स को, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट सप्लाई तो डिटर्जेंट रहेगी, लेकिन ये गुड्स आपस में नेचुरली बंडल्ड नहीं है। नेचुरली बंडल्ड ना होना मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है
इंडिपेंडेंट है ना कि इंटरडिपेंडेंट। यानी कि सर्फ जो 1 किलो सर्फ डिटर्जेंट है उसको जार के अलावा भी सेल आउट किया जा सकता है और इसी तरह जार को भी सेपरेटली सेल किया जा सकता है। एक दूसरे के नेचुरल बंडल में नहीं है, एक दूसरे पे इनकी सप्लाई डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरे को सेल आउट नहीं किया जा सकता या एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ही सेल आउट किया जा सकता है। इसलिए ये मिक्स सप्लाई नहीं है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है और इसको मिक्स सप्लाई ही माना जाएगा। तो ऐसी सूरत में मिक्स सप्लाई के केस में जो हमारे कॉम्बो में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व हैं उनमें हायर रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होती है। तो इस केस में अगर सर्फ की रेट सपोज 12% हो और जार की रेट 18% हो तो उस सिंगल प्राइस पर, उस सिंगल कंसिडरेशन जो हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी उस पर टोटल 18% जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए प्रमोशनल स्कीम्स के केस में वेंडर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है और जो आपका प्रमोशनल आइटम है उन दोनों की जीएसटी में कितना डिफरेंस है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी की रेट कम है और प्रमोशनल आइटम पर जीएसटी की रेट ज़्यादा है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में पूरे ट्रांजैक्शन पर मिक्स सप्लाई मानकर हायर जीएसटी रेट लेवी की जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना वेंडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आईटीसी अवेल करने का अब राइट है या नहीं है। देखिए सेक्शन 17(5)(h) रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी आइटम को अगर हम गिफ्ट या फ्री सैंपल के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं तो उस पर आईटीसी अवेल नहीं किया जा सकता। ये एक जनरल रूल है सेक्शन 17(5)(h) का। लेकिन यहाँ पर अगर प्रमोशनल आइटम की बात आ रही है तो ये इशू उठ सकता है कि ये गिफ्ट नहीं है, इसको एक प्रमोशनल आइटम यानी कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाना चाहिए। तो जैसे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हमें आईटीसी अवेल होती है, उसी तरह ये प्रमोशनल आइटम भी चूँकि हमने हमारे बिजनेस के प्रमोशन के लिए ऑफ़र किया है कस्टमर्स को, तो इसलिए ये गिफ्ट नहीं माना जाना चाहिए और इस वजह से सेक्शन 17(5)(h) में उनकी आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। पर इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन या कोई ऑथेंटिक जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कहना पूरी तरह से मुश्किल रहेगा कि यहाँ पर आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। थोड़ा सा डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन वाला व्यू हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी, आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इससे संबंधित आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं या आप इनकम टैक्स या जीएसटी के किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो शेयर करवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।